हे गाइज, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्जिस थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। अगर आप इसकी हैंड रिटन नोट चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसकी नोट नहीं चाहते हो तो आप टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्जिस थ्योरी जानने से पहले हमें ये समझना होगा मैग्जिज्म मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये मैग्जिज्म मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, द फादर ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इज कार्ल मार्क्स। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा के जनक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, एंड हिज क्लोज फ्रेंड वाज फ्रेडरिक एंजल्स। और जो उसका करीबी मित्र था वो था फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स। बोथ द थिंकर्स थॉट, दोनों थिंकर्स ने सोचा है ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इन सब की प्रॉब्लम्स पर उन्होंने सोचा है। कौन कौन से? हिस्ट्री मतलब इतिहास, और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इन सब की समस्याओं पर उन्होंने विचार किया है। आफ्टर कंसीडरिंग मतलब विचार करने के बाद, द आइडियोलॉजी विच हैज बीन कीप्ड मतलब ऐसी विचारधारा जिसको इन्होंने कीप्ड किया है इन दियर कंपोजिशंस अपनी रचनाओं में, लाइक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। ठीक है, इनकी बहुत फेमस रचना है ये। तो इन दोनों रचनाओं में जिस विचारधारा को उन्होंने लिखा है दैट आइडियोलॉजी इज कॉल्ड मैग्जिज्म, उन्हीं विचारधाराओं को ही हम मैग्जिज्म मतलब मार्क्सवाद कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स हैं वो इस विचारधारा के जनक हैं। ठीक है, और जो फ्रेडरिक एंजल्स था वो इनका फ्रेंड था। दोनों ने मिलकर इन सभी विषयों की समस्याओं पर विचार किया है, और विचार करने के बाद जिस विचारधारा का प्रतिपादन अपनी रचनाओं जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल मतलब साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी में जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया है उन्हीं विचारधाराओं को ही हम मैग्जिज्म मतलब मार्क्सवाद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्क्सवाद क्या है। तो अब देखते हैं मैग्जिस्ट थ्योरी। ओके, दे हैव गिवन मेनी थ्योरीज, तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। वन ऑफ विच इज द मैग्जिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, उनमें से एक स्टेट की थ्योरी भी है। तो हम आज स्टेट की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। According to Marxist, state is not a natural institution, but it is a artificial institution based on class exploitation. देखिए, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार जो राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, वो एक कृत्रिम संस्था है जो कि वर्गीय शोषण पर आधारित है। ठीक है, किस पे? क्लास एक्सप्लॉइटेशन मतलब वर्गीय शोषण पर आधारित है। कैसे वो समझते हैं आगे, देखिए यहाँ पर। मार्क्स के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, या तो एक वर्गीय शोषण पर आधारित कृत्रिम संस्था है। ठीक है, मार्क्स रोट इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मार्क्स हैं वो अपनी जो रचना है उसमें लिखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो टू सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब अब तक की जो हमारी हिस्ट्री चली आ रही है वो एक वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। कैसे? वो चलिए हम समझते हैं। तो जो मार्क्स है वो बोलता है कि अब तक का जो भी इतिहास मतलब एकदम शुरू से जो अब तक चला आ रहा है इतिहास, वो सिर्फ एक वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। ठीक है, देखिए इन्होंने समाज को स्टेट के आधार पर बांट दिया है। तो फर्स्ट वर्ग जो है वो बोलते हैं ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी। इन द ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी हैड नो स्टेट, तो जब बहुत पुरानी सोसाइटी थी जहाँ पर कोई भी स्टेट नहीं था। ठीक है, बिकॉज देयर वाज नॉट क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, क्योंकि वहाँ पर कोई क्लास नहीं था और ना ही कोई क्लास स्ट्रगल था। तो जो आदिम साम्यवादी समाज जो था उसमें कोई भी स्टेट मतलब राज्य नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई क्लास स्ट्रगल नहीं था। ठीक है, दैट टाइम वाज नॉर्म्ड पीपल, उस समय केवल नॉर्म्ड पीपल थे मतलब खानाबदोशी लोग।
जो सिर्फ पूरे दिन खाने के लिए ही इधर उधर घूमते थे और जहाँ मन करे वहीं पर सो जाते थे, रह जाते थे। ठीक है, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं थी। बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन जब सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी तो वहाँ पर प्रॉपर्टी आई। ठीक है, और प्रॉपर्टी के कारण क्लासेस वर क्रिएटेड, तो वहाँ पर क्लासेस क्रिएट हो गई। अब क्लासेस क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि सभी के पास सेम प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, बिकॉज नॉट एवरीवन हैड सेम प्रॉपर्टी, तो सभी के पास सेम प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर अलग अलग वर्ग क्रिएट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? आदिम समाज था, आदिम साम्यवादी समाज था। तो वहाँ पर कोई भी संघर्ष नहीं था। लेकिन जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, जब लोग धीरे धीरे सभ्य हुए, तो उनमें ज्ञान आया और इस प्रकार से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी आई, और जब प्रॉपर्टी आई तो वहाँ पर क्लास वर्ग क्रिएट हुए, क्योंकि सभी के पास सेम प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, तो आप समझते हैं कैसे किस स्टेज में कौन से वर्ग क्रिएट हुए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था? कोई भी वर्ग नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, क्या हुआ? वहां पर वर्ग क्रिएट हो गए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहले लोगों ने कृषि स्टार्ट की थी, क्योंकि वो एक स्थान पर बस गए थे और वो अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कृषि करना स्टार्ट करते हैं। तो जब उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया तो वहां से उनके पास प्रॉपर्टी आई। तो सभी के पास सेम प्रॉपर्टी ना होने के कारण वहां पर अलग अलग वर्ग क्रिएट हो गए। तो ओल्ड सोसाइटी में क्या हुआ? जब वहां पर कृषि फार्मिंग हो रही थी तो दो वर्ग क्रिएट थे। कौन कौन से? एक स्लेव मतलब दास, और दूसरा स्लेव ओनर जो स्वामी थे। ठीक है, तो इस तरह से ओल्ड सोसाइटी में दो वर्ग क्रिएट हुए, एक स्लेव और दूसरा स्लेव ओनर्ड, एक दास और दूसरा स्वामी। ठीक है, अब देखते हैं मिड सोसाइटी में। तो देखिए यहाँ पर मिड सोसाइटी में क्या हुआ? मिड सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मतलब जो फार्मिंग हो रही थी, तो जब फार्मिंग और भी बढ़ी, ठीक है, तो मिड सोसाइटी में क्या हुआ? वहां पर फ्यूडल स्टेट आ गया था। तो वहां पर दो वर्ग क्रिएट हुए, फॉर्मर एक वर्ग हो गया और दूसरा लैंड लॉर्ड। ठीक है, इसको पीजेंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एक फार्मर हो गया, एक किसान हो गया, और दूसरा लैंड लॉर्ड, वो जमींदार होते थे जो सामंत होते थे। ठीक है, देखिए जमींदार वो होते थे जैसे कि पूरी एक विलेज की जो जमीन है, जो लैंड है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के नाम हो जाती थी, और जो सभी होते थे वो सब उस पर वर्क करते थे, तो वो किसान होते थे। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न स्टेट। देखिए मॉडर्न स्टेट कब हुआ? जब वहां पर इंडस्ट्री वगैरह आ गई, तो इकोनॉमी ने और भी ग्रोथ किया और वहां पर इंडस्ट्री वगैरह आ गई। ठीक है, तो जब वहां पर इंडस्ट्री वगैरह आ गई तो वहां पर कौन सा स्टेज आ गया? इंडस्ट्रियल स्टेज। ठीक है, तो वहां पर देखिए कौन कौन सी वर्ग क्रिएट हुए। तो एक तो हो गया श्रमिक मतलब लेबर, और दूसरा कैपिटलिस्ट पूंजीपति। मतलब जो आधुनिक जो मॉडर्न सोसाइटी चल रही है अभी, यहाँ पर दो वर्ग क्रिएट है, एक लेबर श्रमिक और दूसरे कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति होते हैं। ठीक है, श्रमिक मतलब जो कि उस उद्योग में, इंडस्ट्री में काम करते हैं, और कैपिटलिस्ट जिनकी इंडस्ट्री होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा जो इतिहास है मानव जीवन का, वो दो वर्गों में ही शुरुआत से ही बटा हुआ है। ठीक है, ये मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं। देखिए, दोज हु ओन्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के साधनों पर जिनका अधिकार था। ठीक है, जो ओनर थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन के साधन होते थे, वॉज बुर्जोइज क्लास, तो वो पूंजीपति वर्ग था। ठीक है, बुर्जोइज क्लास था। एंड हु डिड नॉट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जिनका अधिकार नहीं था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर जिनका अधिकार नहीं था, तो वो कौन थे? वॉज प्रोलेटेरिएट क्लास, तो वो सर्वहारा वर्ग था, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखिए द बुर्जोइजी वांटेड टू सब्जुगेट द प्रोलेटेरिएट, जो बुर्जोइस लोग थे, जो पूंजीपति थे, वो जो सर्वहारा वर्ग था उन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। बट द प्रोलेटेरिएट
अपोज्ड इट, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग था वो इसके खिलाफ था। बाई विच क्लास स्ट्रगल बिगन, जिसके द्वारा क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि जो बुर्जोइज लोग थे वो प्रोलेटेरिएट पर अपना कंजुगेट करना चाहते थे, पर जो सर्वहारा वर्ग था वो इसका विरोध करता था, अपोज्ड था इसके। ठीक है, तो इसलिए वहां पर वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लास स्ट्रगल नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय द सोसाइटी, ये जो क्लास स्ट्रगल था ये सोसाइटी के द्वारा सॉल्व ना किए जाने के कारण ही द स्टेट वॉज स्टैब्लिश, मतलब समाज इस क्लास स्ट्रगल को समाप्त न कर सका, इसका हल न निकाल पाने के कारण वहां पर स्टेट स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ये जो क्लास स्ट्रगल है ये स्टार्ट से ही चला आ रहा है और ये क्लास स्ट्रगल बढ़ रहा था, तो समाज द्वारा इस पर कोई हल न पाने के कारण उन्होंने स्टेट को बनाया, ताकि एक नियम होगा तो लोग सब कुछ मानेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखिए मार्क्स क्या बोलते हैं, स्टेट इज नथिंग मोर देन ए मशीन, मतलब राज्य एक मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसके लिए मशीन है ये, फॉर द ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। ठीक है, राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ये बोलते हैं मार्क्स। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज स्मॉल, तो जो पूंजीपति लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी, एंड द नंबर ऑफ प्रोलेटेरिएट वॉज हाई, जो सर्वहारा वर्ग था उसकी संख्या अधिक थी। सो दे क्रिएट द स्टेट, इसलिए जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने स्टेट बनाया, टू मेंटेन देयर अथॉरिटी एंड टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी। उन्होंने सोचा कि जो सर्वहारा वर्ग है इसकी संख्या ज्यादा है और हमारी संख्या कम है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए और अपना अधिकार बनाए रखने के लिए स्टेट को क्रिएट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने स्टेट को बनाया ताकि वो अपना अधिकार इन लोगों पर बनाए रहें और उनकी प्रॉपर्टी को कोई भी हानि ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया कि स्टेट कैसे और क्यों बनाया गया था अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लेकिन अंत में मार्क्स ये भी बोलते हैं कि ये जो राज्य है ये स्थायी नहीं है और इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वहारा लोग हैं, जो प्रोलेटेरिएट लोग हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो एक दिन वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे और जो कैपिटलिस्ट हैं उनका अंत कर देंगे और फिर से दोबारा एक कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक साम्यवादी सोसाइटी स्थापित होगी, जो कि सबसे पहली थी जब कोई भी वर्ग नहीं था। तो मार्क्सवाद ने वही बोला है कि अंतिम काल में जो सर्वहारा वर्ग है उसकी तानाशाही चलेगी, द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट इन लास्ट पीरियड। ठीक है, मतलब अभी तक जो इन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है और जो मॉडर्न स्टेट है वो चल रहा है अभी, जहाँ पर पूंजीपति और श्रमिक है, मतलब जहाँ पर कैपिटल्स और लेबर्स हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि फ्यूचर में एक ऐसा कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, साम्यवादी समाज आएगा, जहाँ पर कोई भी वर्ग संघर्ष नहीं होगा और वहां पर कोई भी पूंजीपति लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए मार्क्स से द स्टेट इज नॉट स्टेबल, तो जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। इट विल एंड, इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, जब कठोर स्टेप लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, टू एलिमिनेट पर्सनल प्रॉपर्टी, तो पर्सनल प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, एंड डिपॉजिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट, और जो पूंजीपतियों की जमा राशि है उनको खत्म करने के लिए और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए जब स्ट्रिक्ट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, इन दिस वे द कैपिटलिस्ट विल ग्रेजुअली कम टू एंड, इस प्रकार से जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, उनका धीरे धीरे अंत हो जाएगा, एंड ए स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी विल बी एस्टैब्लिश्ड, और एक राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज जो है वो एस्टैब्लिश होगा, एंड रियल कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी स्टार्ट, तो इस तरह से एक रियल कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टार्ट होगी, एक वास्तविक साम्यवादी समाज स्टार्ट होगा, जो कि पहले था जब कोई
स्टेट नहीं था। ठीक है, देखिए ये अभी हुआ नहीं है, ये बोलता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे मार्क्स के विचार। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं की गई है। तो चलिए देखते हैं किस लिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ मैग्जिस्ट थ्योरी, मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना। तो फर्स्ट है रॉन्ग व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति के बारे में गलत धारणा। ठीक है, देखिए मार्क्स बोलते थे कि राज्य जो है वो एक विशेष काल में स्टार्ट हुआ, मतलब जब वर्ग संघर्ष, जब क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, तब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए ही स्टैब्लिश किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, राज्य जो है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, उसका इवोल्यूशन हुआ है, वो कभी किसी काल में स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी बताया है, उसके अनुसार जो समाज है वो विकसित हुआ है, और वो जो थ्योरी है वही साइंटिफिकली मान्य भी है। तो अगर आपने उस थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं, स्टेट इज नॉट ए क्लास ऑर्गेनाइजेशन बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। जो राज्य है वो एक वर्गीय संगठन नहीं है, वो एक नैतिक संगठन है। देखिए, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, जिसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास है। देखिए मार्क्स क्या बोलता है कि जो राज्य है वो एक वर्गीय संगठन है, मतलब सिर्फ एक ही वर्ग का है। जो राज्य है वो सिर्फ एक ही वर्ग का है, वो पूंजीपति वर्ग का है। ठीक है, लेकिन रियल में जो स्टेट है वो एक नैतिक संगठन है, एक मोरल संगठन है, और जिसका उद्देश्य है मानवीय व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, जिससे मानव का विकास हो सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द प्रेजेंट स्टेट इज नॉट इनमी बट फ्रेंड ऑफ द प्रोलेटेरिएट। वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर एक मित्र है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब विश्व में लगभग सभी देशों में कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकृत है, मतलब वेलफेयर स्टेट है। इन राज्यों में श्रमिकों के कार्य और अवकाश के घंटे निश्चित किए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट इज नॉट टेम्पररी बट परमानेंट। जो राज्य है वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। ठीक है, राज्य एक शाश्वत संस्था है और इसके विनाश की संभावना नहीं है। जो राज्य है वो इंटरनल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंत की कोई भी संभावना, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कि जो राज्य है वो धीरे धीरे विकसित होते हुए चला आ रहा है, तो इसलिए उसकी अंत की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्क्स बोलते थे कि वो अस्थाई है और एक दिन उसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार से मार्क्स के जो विचार हैं वो गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के अंत की धारणा एक कल्पना है। ठीक है, द नोशन ऑफ द एंड ऑफ स्टेट इज अ फैंटेसी। क्योंकि मार्क्स ने ऐसा कोई प्रूफ एविडेंस नहीं दिया है जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि राज्य का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार सिर्फ एक कल्पना ही है, एक फैंटेसी है। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य के उदय संबंधी मार्क्सवादी जो धारणा है, जो मैग्जिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी मैग्जिस्ट थ्योरी, जो हमने अच्छे से समझ लिया। स्टिल भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।